नेचर की हर एक चीज़ से डरना चाहिए। जितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं नेचर में उतनी खतरनाक भी हो जाती हैं जब इनके साथ खिलवाड़ कर। छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं और इसकी खासियत जो है वो ये है कि ये वाटरफॉल ज़मीन के नीचे जाते हुए दिखता है। ये थोड़ा यूनिक सा आर्किटेक्चर है। भोलेनाथ की इतनी बड़ी विशालकाय मूर्ति और पीछे आसमान, बादल, पहाड़। आज हम काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो एक नेपाली व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो नेपाली जर्नी के बारे में और नेपाल की खूबसूरत आबशारों के बारे में, खूबसूरत जगहों के बारे में है। काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है तो ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन बंदा नेपाल आया, वो काफी दिनों से नेपाल के अंदर है और नेपाल के मुख्तलिफ जगहों को विजिट करा है। जैसे कि पाकिस्तानी के ब्लॉग के ऊपर मैं रिएक्शन देता हूँ, पाकिस्तानी अलग जगहों को विजिट करा है और इंडियन बंदा अलग जगहों को विजिट करा है। दोनों मुख्तलिफ ब्लॉग्स बनाते हैं, दोनों के मुख्तलिफ जोन रहा है ब्लॉग्स बनाने के। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग देखते हो, फिर आपके साथ रिएक्शन देखते हैं और आपको बताते हैं कि भाई किस तरीके से एक इंडियन बंदे का एक्सपीरियंस है नेपाल को विजिट करने का और नेपाल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले नेपाली जगहों को देखते हैं और फिर आपके साथ इस ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। नेचर की हर एक चीज़ से डरना चाहिए। जितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं नेचर में उतनी खतरनाक भी हो जाती हैं जब इनके साथ खिलवाड़ करते हो। तो बहुत ही शार्प छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं और इसकी खासियत जो है वो ये है कि ये वाटरफॉल ज़मीन के नीचे जाते हुए दिखता है। ये थोड़ा यूनिक सा आर्किटेक्चर है। भोलेनाथ की इतनी बड़ी विशालकाय मूर्ति और पीछे आसमान, बादल, पहाड़। एक तो बादल सारे सफ़ेद, ऊपर से स्तूपा भी सफ़ेद है, दिख भी नहीं रहा ठीक से। बड़ा अच्छा सा लग रहा है और कोई है भी नहीं यहाँ पे। नीचे देखोगे तो थोड़ा डर लगेगा जैसे रिवर आती है, सामने देखोगे तो नहीं लगेगा। भाई ओ भाई ओ भाई ओ माय गॉड ओ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और ये पोखरा में हमारा दूसरा दिन है। कल रात को मैं यहाँ पर आ गया था। इस होटल में मैं रुका था। इस होटल का नाम है होटल एंजल और यहाँ से सामने आप देखोगे तो मेन रोड है और उसी रोड को क्रॉस करके आता है फीवा लेक, जिसे अभी हम देखने चलेंगे और आज पोखरा के आसपास की जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इस होटल में स्टे काफ़ी अच्छा था, रूम्स काफ़ी क्लीन थे, साफ़ सुथरे थे। कल वाले ब्लॉग में मैंने रूम शेयर भी करे थे, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखना। बाकी इस एरिया में आसपास बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, बहुत सारे कैफ़े भी मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है स्ट्रीट नंबर 11। तो ये पोखरा की जो मार्केट है और पूरा पोखरा स्ट्रीट्स में डिवाइड किया गया है। बाकी हमारी जो नेपाल की सीरीज़ है बहुत अच्छी चल रही है। काठमांडू का टूर भी बहुत अच्छा रहा और पोखरा में भी जब हम आए तो मौसम हमें बहुत अच्छा मिला है। हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है, इस समय घूमने में मज़ा आ रहा है। लेकिन बस एक ही चीज़ होगी कि इस मौसम में हम बहुत अच्छे व्यू नहीं इंजॉय कर पाएंगे। जो यहाँ की माउंटेन रेंजेस है वो क्लियर नहीं दिखेंगी। जैसे लोग यहाँ पर आते हैं धौलागिरी रेंज को देखने के लिए या फिर अन्नपूर्णा रेंज को देखने के लिए, तो वेदर खुला नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम वो देख पाएंगे, बट हो सकता है वेदर खुल जाए थोड़ी देर में, यू नेवर नो। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर क्राउड कम है, टूरिस्ट हैं ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, पर जैसा मैंने कल भी बोला था कि यहाँ की जो वाइब है ना बहुत ही चिल और बहुत ही शांत वाली है, तो बहुत लाउडनेस नहीं दिख रही है ओवरऑल पूरी जगह पोखरा में। तो आज के दिन हम पोखरा को एक्सप्लोर करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। कुछ जगह जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया है मैंने और ये ब्लॉग आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप पोखरा की ट्रिप प्लान करें तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड बाकी बातें करेंगे हम रास्ते में। वाह, तो अभी हम आ गए हैं फीवा लेक के बिल्कुल सामने और भाई क्या क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। बादलों ने एकदम माउंटेन्स को घेर रखा है, तो इतना सीनिक दिख रहा है ना, सामने लेक और लेक के सामने माउंटेन और उस पर बादल छाए हुए हैं और इधर हो रही है बोटिंग। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सामने आपको टिकट काउंटर मिलेगा, यहाँ से टिकट लेकर आप बोटिंग कर सकते हैं और 105 रुपये शेयरिंग का प्राइस है। अगर आप इंडिविजुअल बोट हायर कर रहे हैं तो 900 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 900 नेपाली रुपये। तो अभी हमने बोट बुक करी है। बेसिकली हमने 900 नेपाली रुपये देकर एक पूरी कंप्लीट बोट बुक कर ली और उसमें 3-4 लोग और भी हैं, तो साथ में हमने कहा सब लोग साथ में ही चलते हैं और शेयर कर लेंगे आपस में। कुछ 1 घंटे की बोट राइड होती है। तो सबसे पहला जो हमारा व्यू पॉइंट है ये फीवा लेक ही है और शुरुआत करेंगे हम इस बोट राइड के साथ। चलो भाई, बोट राइड हमारी शुरू हो गई है। अभी 1 घंटे तक हम इस लेक के चक्कर काटेंगे और घूमने के बाद फिर उस आइलैंड पे जाएंगे। छोटा सा एक आइलैंड है जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ताल बैराई टेम्पल बोलते हैं उस जगह को। वहाँ पर देवी माता का मंदिर है, तो उसे चल के भी देखेंगे अभी हम। पर अभी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और माउंटेन्स का व्यू तो भाई अल्टीमेट है। सामने मतलब बादलों से घिरे हुए हैं माउंटेन्स, बहुत बहुत खूबसूरत दिख रहा है। दादा ये कितना डीप है ये? हाँ 30 मीटर है, वो 90-100 फीट होगा। 90 से 100 फीट गहरा है ये लेक, काफ़ी है।
क्या मंदिर के बारे में क्या बता रहे थे आप? भगवती तालबराई माता की मंदिर है, माता जी की मंदिर है। अच्छा, भगवती भवानी दुर्गा है, उनकी तस्वीर है उधर, तस्वीर और लाल वाला बटन लगाए ना। अभी मंदिर अभी तोड़े हैं, अभी दूसरा बड़ा मंदिर बनाने वाले हैं। अभी इधर एक है ना, पानी का लेवल ऊपर आया है ना, इसलिए अंदर पानी घुसा रहे, इसलिए नहीं बना रहे हैं। अभी पानी का लेवल घटेगा, कम हो जाएगा तब मंदिर बनेगा। मंदिर बनेगा। जो नेपाल के राजा महेंद्र था ना, पहले सुना है ना नाम? हाँ 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 हाँ, राजा महेंद्र का पाला में बना मंदिर है वो। उनके द्वारा बनाया गया था। मंदिर तो पहले से था, छोटा सा मंदिर था पहले से। राजा महेंद्र के पाला में बनाया मंदिर, अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा मंदिर था, फिर तोड़ के बनाने के लिए बोला। अच्छा। और पहले 2 माला की थी, अभी 3-4 माला के लिए बनाने के लिए बोला। ओके, बात ये वैसे नाइस। और अभी हम बात करते करते एक ऐसी जगह आ गए जहाँ ये देखो पूरा अमेज़न के जंगल बगल में दिख रहे हैं और बोट हमारी पेड़ों के बीच से होती हुई जा रही है। वाह। अच्छा, ये सर और मैडम इन्होंने ज्वाइन किया हमको, हम लोग साथ में आए सब बोट पे। ये आप बैंगलोर से हैं, राइट? या बैंगलोर। ओके, तो कितने दिन हो गए आप, कब से घूम रहे हो यहाँ पे? We are here from past 2 days, really enjoying it. ओके, कैसा मज़ा आ रहा है मतलब? मजा आ रहा है। वाह। Yesterday was terrific. Pokhara is a really a good place. या अभी हम मंदिर के बिल्कुल पास में आ गए। यहाँ पर नेपाल का फ्लैग भी लगा हुआ है, देखो इतना बड़ा। यहाँ पर देखिए हुजूम लगा हुआ है टिकटॉकर्स का यहाँ पे। सब टिकटॉक बना रहे, टिकटॉक। चलो भाई, बोट से तो आ गए नीचे हम, अब चलकर मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ताल बैराई माता का मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर सी जगह है। पूरे लेक के बीच में एक छोटा सा ये आइलैंड बना हुआ है और पेड़ों से घिरा हुआ है ये। तो ताल बैराई देवी के दर्शन हमने कर लिया। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना हुआ है लेक के बीचों बीच, अंदर देवी माता की मूर्ति है। बाकी इस मंदिर की हिस्ट्री बताने के लिए यहाँ पर कोई है नहीं। पंडित से मैंने पूछा, मैंने बोला यहाँ पर नेपाली में लिखा है, ज़रा हिंदी में बताना चाहेंगे आप? तो उन्होंने बोला नहीं नेपाली, हिंदी आती थी उनको, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नेपाली में, यही आप पढ़ लो। कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में? ये नेपाली में लिखा है ना? नेपाली में। बट ओवरऑल मंदिर है बहुत खूबसूरत सा। पंडित जी ने तो इस मंदिर की कुछ खास जानकारी मुझे नहीं दी। हिंदू समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। वो देखो बहुत मोटा है। हाँ, पर्पल कलर की मछली है। इनको दाना वाना नहीं डालता कोई? दाना डालते नहीं, इधर दाना डालते थे, इसलिए इधर आते खाने के लिए। हेलो भैया, चलो भैया चलो। हाँ चलो चलो चलो, चलिए। हमारे बोट वाले भी आ गए। बोट राइड सिर्फ 1 घंटे की होती है, तो इनको भी मिनट का हिसाब देना पड़ता है भाई साहब को। अरे मैंने आपका नाम तो पूछा नहीं, नाम बता दो अपना। मेरा कृष्ण बहादुर है भैया। कृष्ण बहादुर जी? हाँ जी। बड़े अच्छे से राइड कराई आपने, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो वापस हम आ गए अपनी बोट पे मंदिर के दर्शन करने के बाद। अब हम जा रहे हैं किनारे पे, जहाँ से हमने राइड शुरू करी थी, बहुत पास में ही। अब हमको सही सलामत उस तरफ पहुँचाना है। आपके लिए हम मेहमान हैं, आप हमारे लिए भगवान हो। इस समय हमारी नैया आपके हाथ में। इधर उधर हो गया, कोई हो गया तो किसके ऊपर आता है? अरब मेरे ऊपर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही नहीं चलाया, ये करा वो करा, बोला ही नहीं। हमारे बोट वाले भैया बोल रहे हैं पानी से डरना चाहिए। मैंने कहा भाई नेचर की हर एक चीज़ से डरना चाहिए। जितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं नेचर में, उतनी खतरनाक भी हो जाती हैं जब इनके साथ खिलवाड़ करते हो तो, है ना? सही बोला? की दूरी पर आता है ये पाताले छांगो देवीज फॉल, जो कि पोखरा की बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है। अगर आप पोखरा विजिट कर रहे हैं तो इस वाटरफॉल को देखने ज़रूर आइए। फिलहाल अभी हम देवीज वाटरफॉल के गेट के सामने खड़े हैं, चलकर अंदर देखते हैं इस वाटरफॉल को। वेलकम टू देवीज वाटरफॉल। ये है मेन गेट देवीज वाटरफॉल का, और यहाँ पर टिकट काउंटर भी है। टिकट का प्राइस 80 रुपीज़ है पर पर्सन। और अंदर आते ही कुछ ऐसा नज़ारा, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा गार्डन बना हुआ है और सामने आएगा वाटरफॉल। इधर एक रिप्लिका बनी हुई है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट है या फिर ये अन्नपूर्णा रेंज है। ये वाटरफॉल का पहला व्यू है। बहुत ज़ोर से साउंड आ रहा है वाटरफॉल का। वाटरफॉल के एकदम पास में आ गया हूँ मैं। और ये देखो, इस वाटरफॉल की खासियत ये है कि यहाँ का पानी अंदर की तरफ फॉल होता है। मतलब यूजुअली आपने वाटरफॉल्स देखे होंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, लेकिन ये वाटरफॉल ऐसा है कि आपको ज़मीन के नीचे जाते हुए दिखता है। तो ये एक ऐसी जगह है पोखरा में, अगर आप आते हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। और इसके अलावा इसकी एक और कहानी है कि 1961 में यहाँ पर एक स्विस लेडी आई थी
जिनका नाम था मिस देवी। तो वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई थी और उसने गलती से यहाँ पर नहाने की कोशिश करी, उनका पैर स्लिप कर गया और वो इस वाटरफॉल में गिर गई। तो उसके बाद से उनकी याद में इस जगह को थोड़ा सा और इस्टेब्लिश किया गया और इसका नाम देवीज़ वाटरफॉल रख दिया गया। बाकी इसकी ये भी कहानी है कि ऐसा बोलते हैं कि ये वाटरफॉल गुप्तेश्वर केव में जाकर कनेक्ट होता है, वहाँ पर इसका पानी जाता है। तो अभी हम यहाँ से गुप्तेश्वर केव भी जा रहे हैं, उसे भी चलकर देखेंगे। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि अगर आप पोखरा में आते हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है गुप्तेश्वर महादेव केव, तो वहाँ पर भी ज़रूर जाइए। तो ये यहाँ की कहानी। बाकी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बारिश भी अब थोड़ी सी तेज़ हो रही है और देखना बहुत कुछ है आज के दिन। देवीज़ वाटरफॉल से जैसे हम बाहर निकल के आते हैं, वो देखिए सामने देवीज़ वाटरफॉल का गेट है और बिल्कुल उसके ऑपोजिट यहाँ पर एक और गेट है। यह है गुप्तेश्वर महादेव केव का रास्ता। तो बहुत ही पास में ही है, जैसे आप देवीज़ वाटरफॉल से निकलते हैं सामने गुप्तेश्वर महादेव केव को भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आने की टिकट फीस लगती है 100 रुपये, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 100 रुपये, और अगर आप नेपाली हैं तो 50 रुपये का टिकट पड़ता है। ये है एंट्रेंस, यहाँ से शुरू होती है गुफा। स्नेक्स की तरह यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, सांप की तरह। अगर आप देखोगे इस तरह की सीढ़ियों से आपको नीचे होते हुए जाना है और केव का रास्ता वहाँ पर है। ये थोड़ा यूनिक सा आर्किटेक्चर है। यहाँ पर ये कार्विंग की गई है, स्टोन कार्विंग। समुद्र मंथन का जो सीन था पूरा वो बनाया गया है और बीच में शिव जी हलाहल विष लेकर उसे पी रहे हैं। यहाँ पर एक रास्ता जाता है प्रवेश द्वार, काउ शीट एंट्रेंस। तो ये मेन एंट्रेंस है गुफा का। क्या बात है यार, नाइस। इसके अंदर से जाना है। ओहो, पीछे भोलेनाथ का मंदिर है, दर्शन कर लिया मैंने। वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करना, वीडियोस निकालना बिल्कुल मना था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं दिखाया आपको। लेकिन बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बहुत ही शांत जगह है। और इस मंदिर के आगे जब आप नीचे उतरते हैं तो एक केव और आगे तक जाती है। बहुत ही शार्प छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हैं, तो यहाँ संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है, वरना सर पे सीधे बैंग बैंग हो जाएगा। और यहाँ से हवा भी आ रही है बहुत ज़ोर की। इस छोटे से रास्ते से निकल कर मैं अभी बाहर आया और यहाँ पर देखो कितना खुला एरिया, कितना ओपन एरिया है। बड़ा सा एक हॉल टाइप का है इस गुफा के अंदर। ये पूरी गुफा लैंडस्टोन की बनी हुई है और पहाड़ों के ऊपर से या वाटरफॉल के अंदर का हिस्सा है, वहाँ पर पानी आ रहा है। तो अभी मैं आ गया हूँ गुप्तेश्वर महादेव केव के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे। इसके आगे जाने का रास्ता नहीं है और यहाँ से पानी आता हुआ दिख रहा है देवीज़ वाटरफॉल का। जब हम अभी देवीज़ वाटरफॉल गए थे तो वहाँ से जो पानी नीचे आ रहा था, मैंने बोला था कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है, ये अजीब सा वाटरफॉल है, तो वो पानी यहाँ पर आ रहा है गुप्तेश्वर महादेव में। और इसके आगे ये पानी आने के बाद किधर जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, लेकिन वहाँ से जो पानी आ रहा है इतना इंटेंस आ रहा है, इतना करंट है पानी में, लेकिन यहाँ पर आकर वो पानी एकदम शांत हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं। तो ये एक बहुत ही मिरेकल है, चमत्कारी टाइप की जगह है देखने में। और बाकी वाइब बहुत ही अलग है यहाँ की। ऊपर महादेव का मंदिर था तो वहाँ पर फोटोज़ वीडियोस बनाना मना था, इसलिए मैंने वहाँ के विजुअल्स आपको नहीं दिखाए। बट अगर आप आते हैं तो उस मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकिए शांति से। अगर आप मेडिटेशन करना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। आई होप आपको थोड़ा बहुत विजुअल्स समझ में आ रहे होंगे क्योंकि अंधेरा बहुत है यहाँ पर। केव के अंदर आते समय तो लाइट आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लाइट काफ़ी कम है। पर नेचर के इतने करीब हैं हम और बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो इसको एंजॉय करो और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो अभी 4 बजने में 15 मिनट बाकी और हमने गुप्तेश्वर महादेव केव के दर्शन कर लिए। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। मतलब बारिश बाहर हो रही थी, जितना मैं बारिश में नहीं भीगा, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा केव के अंदर जाकर भीग गया मैं। सारे गियर्स, बैग वैग सब भीग गए। तो यहाँ बाहर एक कैफ़े में भी आके बैठा हूँ मैं, थोड़ा फैन ऑन करके इसको सुखा रहा हूँ, चाय वाय पी के फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत गजब का है। अगर आप पोखरा आते हैं तो यहाँ पर विजिट ज़रूर कीजिए गुप्तेश्वर महादेव केव में। और कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आज बुखार भी कम हुआ है, लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा भीग रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ दोबारा से फीवर ना आए मुझको। तो यहाँ पर एक गर्म गर्म चाय पी लेते हैं और फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे। बारिश तो बंद होने का नाम ले नहीं रही है अभी, तो मुझे लग रहा है कि आज का व्लॉग पूरा बारिश में भीगते भीगते बनेगा। तो भाई अभी यहाँ से आगे जाने का प्लान है हमारा। यहाँ से हम जा रहे हैं पुमदी कोट। भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा विशाल एक स्कल्पचर, एक स्टैचू बना हुआ है,
बहुत बड़ी सी मूर्ति है जिसे चलकर हम देखेंगे। वो यहाँ से कुछ 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दिन खत्म होने में अभी 2 घंटे हैं हमारे पास, तो 2 घंटे डे लाइट रहेगी, तो उसमें हम जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करेंगे आज के दिन में। बाकी कुछ जगह जो बच गई उसे हम कल देखेंगे। तो फटाफट सामान वगैरह पैक कर लेता हूँ मैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। तो यहाँ से पोमदी कोट बचा है कुछ 1 किलोमीटर और आगे। रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आप आते समय देखेंगे आपको जो गूगल से रास्ता दिखाएगा वो ऑफ रोड वाला दिखाएगा, तो वहाँ से नहीं आना है आपको। मैं गलती से ऑफ रोड वाले रास्ते से आ गया था, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रास्ता था, यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी वापस हमें वो कनेक्टिंग रोड मिल गई है। ये रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो अब यहाँ से पोमदी कोट सिर्फ 1 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम पोमदी कोट में शिवा स्टैचू को देखने आ चुके हैं। पीछे शिवा स्टैचू है। यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग है। पार्किंग के लगते हैं 20 रुपये, 20 नेपाली रुपए, नेपाली 20 है ना। ओके ब्रो, चलो थैंक यू। ये भाई जब मैं पार्क वार्क करके आ गया फिर मेरे को बोला कि 20 रुपये। मैंने कहा भाई जब गाड़ी लगा रहा हो तभी बोल देते कॉमन सेंस। तो बोलता कॉमन सेंस क्या होता है। हिमालयन पीक्स को साफ देख सकते हैं। कैमरे में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन पीछे धौलागिरी रेंज और अन्नपूर्णा रेंज यहाँ से दिखती है जब वेदर पूरा खुला होता है। हमें हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन आई एम श्योर कैमरे में तो नहीं कैप्चर हो रहा होगा। यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। एक्चुअली ये जगह है थोड़ा टाइम लेकर आने वाली। यहाँ पर अगर आपको आना है तो कम से कम आप यहाँ पर 4 बजे पहुँच जाओ, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आप आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हो। इस मूर्ति को शांति से खाली देखते रहो ना, अपने आप में एक मेडिटेशन वाली फीलिंग आती है। बहुत ही पीस, बहुत ही शांति महसूस होती है। क्या ही बोलूँ मैं इस मूर्ति के लिए। और आप आके देखोगे ना तो बस ज़ुबान बंद हो जाएगी, सिर्फ इसे देखते रहोगे। हर हर महादेव, शिव शंभू। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। ये हमारा पोखरा में दूसरा दिन है। वैसे तो मैंने सोचा था कि पोखरा में एक दिन रुककर आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर लिया जाएगा, लेकिन यार दिन थोड़ा कम पड़ गया, जगह बहुत सारी थी, तो इससे मैंने सोचा कि एक दिन और रुक जाते हैं। और दूसरी बात ये कि बारिश बहुत हो रही है, कल से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आए तो ब्लॉग तो कंप्लीट करना ही है, आप लोग को दिखाना है। पोखरा जगह है बहुत अच्छी, बारिश में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो घूम रहे हैं, छाता लेके सब लोग सुबह सुबह बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बट शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अदरवाइज़ इस मौसम में भी मज़ा तो आ रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ फीवा लेक के ठीक ऑपोजिट। ये जो वॉल आप देख रहे हो इसके पीछे फीवा लेक है, और यहाँ पर होटल्स वगैरह भी हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले सुबह सुबह कुछ खा लेते हैं यहाँ पर, और फिर अपना दिन शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पीछे इस होटल में बैठकर, और फिर आगे की बातें आगे करेंगे। चलो। तो ये ऑर्डर किया हमने, ये है नेपाली थाली, जिसमें आई हैं 4 पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी, आलू छोले की सब्ज़ी, दही है, अचार है और थोड़ी सी सैलेड है, बस। तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पूड़ियाँ गरम गरम हैं। आलू और छोले की जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी है, हल्के मसाले हैं, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश के मौसम में पूड़ी और छोले की सब्ज़ी, वाह। जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, फिर निकलते हैं अपने काम पे। बहुत बढ़िया। फाइनली हम आ गए सस्पेंशन ब्रिज को देखने के लिए। पोखरा में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिज मिलेंगे। जो गुप्तेश्वर महादेव केव और देवी वाटरफॉल्स वाली रोड है, वहाँ से 3 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है। 3 किलोमीटर तक आपको आगे आना है, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ रोड है, विलेज के बीच से होते हुए आप आएंगे तो आपको ये सस्पेंशन ब्रिज देखने के लिए मिलेगा। ये जगह पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए बहुत अच्छी है। नीचे रिवर बह रही है और दोनों तरफ माउंटेन्स है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं अपना DSLR कैमरा निकाल कर दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं GoPro से ही शूट कर रहा हूँ। सीमेंट का बड़ा ब्रिज भी बन रहा है, शायद आने वाले टाइम में बन जाएगा। तो ये एक विलेज से दूसरे विलेज को जोड़ने के लिए बनाया गया है। बट इस ब्रिज में चलने का मज़ा अलग ही है। नीचे देखोगे तो थोड़ा डर लगेगा, जैसे रिवर आती है। सामने देखोगे तो नहीं लगेगा। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और एक अच्छी बात यह है कि इस ब्रिज की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। चलते समय बहुत कम वाइब्रेशन हो रहा है इस पर, बहुत स्टेबल है ये। एक बार ब्रिज के दूसरी छोर तक चल कर आते हैं और फिर वापस चलेंगे। तो ये हमने ब्रिज ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया और हम आ गए दूसरी तरफ।
यहाँ पर धान की खेती बहुत होती है। यहाँ पर आपको राइस फील्ड देखने के लिए मिलेंगी बहुत सारी, हर तरफ खेती करी हुई है। और पूरा ब्रिज पार करके हम आ गए, वहाँ से चलना शुरू किया था। काफ़ी लंबा ब्रिज है यार। देखो भाई, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं दमसादी ब्रिज, दमसादी घाट, नीचे घाट है, और इस ब्रिज को बोलते हैं दमसादी सस्पेंशन ब्रिज। पुल का नंबर जान के क्या करेंगे हम, पुल का नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी लंबाई लिखी हुई है 224.50 मीटर। अभी थोड़ी देर मैं ब्रिज के ऊपर ही बैठ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि बड़ा अच्छा सा लग रहा है और कोई है भी नहीं यहाँ पे। लेकिन कोई है नहीं, जैसे मैंने बोला मेरे को उधर दिख गया राफ्टिंग करते हुए कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से। मुझे तो लगा था मैं ही हूँ यहाँ पे अकेला। ये देखो, ये कायाक बोट जा रही है, ये कायाक जा रही है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ माय गॉड, ओ पूरा 360 टर्न लिया उसने, पानी के नीचे से निकल कर फिर ऊपर आ गया वो, क्योंकि बीच में पिलर है तो वहाँ पे बहुत खतरनाक रैपिड बन रहा है। बड़ा मज़ा करते हुए जा रहे हैं लोग। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आकर आप आधे घंटे तो आराम से स्पेंड कर सकते हैं, बट डे लाइट में ही प्रेफर करना है यहाँ पर अगर आप आते हो, क्योंकि रास्ते में पूछते हुए आओगे लोगों से, गूगल मैप भी दिखाता है रास्ता, लेकिन बीच बीच में ऑफ रोड पड़ती हैं तो शायद कंफ्यूज हो जाओ आप। तो यहाँ पर आ रहे हो तो डे लाइट के समय ही आना, मतलब 3 से 4 बजे के बीच में आप आकर यहाँ से वापस चले जाना। बाकी मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है नो टिकटॉक नो वीडियो, ध्यान भावना से चलिए। टिकटॉकर्स ने तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही आतंक मचाया हुआ लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे आके भी बारिश बंद हो गई है। मुझे लगता है कि हम बादलों के ऊपर आ गए। अभी बादल हमारे नीचे हैं इसलिए बारिश नीचे हो रही थी, अभी हम बादलों के भी ऊपर आ गए इसलिए बारिश भी यहाँ पर बंद हो गई है। पर नज़ारे बहुत गजब के हैं। नज़ारों की बात करूँ तो कहने का मतलब ये कि हम बादलों के भी ऊपर हैं और बादल हमारे चारों तरफ हैं, तो विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है सामने विश्व शांति स्तूपा, लेकिन एक तो बादल सारे सफ़ेद, ऊपर से स्तूपा भी सफ़ेद है, दिख भी नहीं रहा ठीक से। थोड़ा पास चलता हूँ तो शायद दिखेगा ठीक से। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये है वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जिसे विश्व शांति स्तूपा भी कहते हैं। तो अगर आप पोखरा आते हैं तो ये भी मस्ट विजिट प्लेस में आता है, यहाँ पर भी आप ज़रूर आइए। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, हर जगह यहाँ पर लिखा हुआ है शांति बनाए रखें, सिर्फ नेचर का साउंड है। ये इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है, और बेस्ट पार्ट ये है यहाँ का कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ से भी आपको पूरे पोखरा का व्यू दिखता है, बहुत अच्छा, अगर वेदर खुला होता है तो। लेकिन इस समय बादल इतने ज़्यादा हैं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है 2 दिन से, तो वेदर तो बिल्कुल भी खुला नहीं है। और लोकल लोगों से जब मैंने बात करी तो सब यही बोल रहे हैं कि अभी ये 6-7 दिन तक ऐसे ही चलेगी बारिश, क्योंकि हवा ज़्यादा चल नहीं रही है, बादलों ने पूरे पोखरा को घेर लिया है और जम के बारिश हो रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी धीमी होती है, ऐसे ही चल रहा है। अभी थोड़े से बादल छटे हैं तो हल्का हल्का नज़ारा दिखना शुरू हुआ है। सामने फीवा लेक भी दिख रहा है और पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं और पोखरा सिटी दिख रही है। यहाँ से भी जो नज़ारे दिखते हैं बहुत अल्टीमेट दिखते हैं जब वेदर खुला होता है। पूरी अन्नपूर्णा रेंज दिखती है, यहाँ से धौलागिरी रेंज दिखती है, तो जब माउंटेन्स के बीच में ये पगोड़ा दिखता है ना, बहुत ही शानदार दिखता है। कल भी हम गए थे पुमदीकोट, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम था कि वेदर खुला नहीं था, अदरवाइज वहाँ से भी नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं। पुमदीकोट यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से जब इतने अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं तो ऊपर से आप समझ सकते हो और अच्छा डायनामिक व्यू दिखता है वहाँ से। बाकी पोखरा में देखने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, और मैं 2 दिन का समय लेकर आया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे जितना टाइम मिला मैंने एक डिसेंट सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाओ। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर। लगा होगा आप लोगों को, ये बेसिकली एक इंडियन बंदा है जो काफी दिनों से नेपाल के अंदर विजिट कर रहा है। पहले पोखरा वगैरह, पहले काठमांडू वगैरह जगह विजिट किया, पोखरा के अंदर मुख्तलिफ जगहों को विजिट किया, अभी ये बाकी जगहों को विजिट कर रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए मैं इंडियन व्लॉगर्स के बारे में बात क्यों करता हूँ इतना ज्यादा, इंडियन व्लॉग्स के ऊपर रिएक्शन ज्यादा क्यों देता हूँ जो कि नेपाल विजिट करते हैं इंडियन व्लॉगर। देखिए बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इंडिया से अगर आता है नेपाल तो इनका वीजा पासपोर्ट वगैरह सिस्टम नहीं लगता, ऊपर से इनके खर्चे कम हो जाते हैं, पाकिस्तानियों के खर्चे डबल हो जाते हैं। अब इंडियन के खर्चे इसलिए कम हो जाते हैं कि यार अगर आप इंडिया से 10,000 रुपए लेके आते
आते हो नेपाल तो आपके वो 16,000 रुपए बनेंगे। पाकिस्तान से अगर आप 16,000 रुपए लेके आते हो, सही है, तो वो आपके 8,000 7,000 रुपए बनेंगे नेपाल में। और 7-8 हजार में क्या होता है, वो इतना तो चीजें भी नहीं होती, ऊपर से तो खर्चे इतने हो जाएंगे। होटल या रेस्टोरेंट में, होटल्स के मैं अगर बात करूँ, अगर आप रहने के लिए जाओ 2-2 3-3 हजार रुपए तो एक रूम के लिए ले चला जाएगा, तो फिर आपके पास उतना नहीं होगा। तो पाकिस्तानी कम विजिट करते हैं और जितने भी विजिट करते हैं वो काफी दिनों के लिए स्टे करते हैं, क्योंकि उनके पास उन्होंने पूरा बजट बनाया होता है नेपाल का। अब एक पाकिस्तानी कुछ दिन पहले मैंने रिएक्शन दिया था, तो वो बाबर भाई के साथ आए थे नेपाल। बाबर भाई पाकिस्तानी एक व्लॉगर है, फूड व्लॉगर है, बेसिकली वो कराची की वीडियोस बनाता है फूड के, और कराची के जगहों की, नई नई जगहों की विजिट करता है। तो उनका जो ट्रिप था वो 22 दिन का था। अब 22 दिन का ट्रिप खुद देखो ना यार, 1 लाख रुपए की टिकट पड़ रही है पाकिस्तान से नेपाल में आने की, 1 लाख रुपए जाने की टिकट पड़ रही है, तो मतलब खर्चा ज्यादा हो जाता है ना इसमें। अगर आप 20-22 दिन के लिए भी आप विजिट ना करो तो फिर फायदा नहीं है। तो इस तरीके से इंडियन लोग विजिट करते हैं मुख्तलिफ जगहों की, मुख्तलिफ नेपाली प्लेसेस की और नेपाल के बाकी जगहों की। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जो आबशार थे, जो जगह थी, उनकी आवाज़, पानी की आवाज़ किस तरीके से अच्छी लगती है। बाकी जो जगह थी मंदिर वगैरह हो गए या बाकी जगहों की, वो इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस को विजिट करते हो और अच्छी जगह को विजिट करते हो, आपको उसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप किसी भी जगह को विजिट करते हो, आपको कम से कम इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई वो जगह अच्छी है या नहीं है। तो जब जितने भी हमने व्लॉग्स देखे, जितने भी की चीजें की, वो हमें तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस बयान करें कि किस तरीके से आप लोगों को लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।